फिर मैं बात करता हूं, हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया, चैप्टर में 11। तो एक ऐसी केस दिया, बेसिकली एक कंपनी नए धंधे में उतरना चाहती है, पैसा उठाना चाहती है, तो बैंक वाले बोलते हैं जो फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अगले 4-5 साल के, उसके ऊपर रिपोर्ट लेकर आओ। तो ऐसा है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ये चैप्टर है अश्योरेंस असाइनमेंट। अश्योरेंस के अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट से निकली हुई इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलती है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। बुक्स ऑफ अकाउंट से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है और फाइनेंशियली मिलती है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। उसका ऑडिट करोगे तो एसेस लगेंगे। लेकिन अगर आप इसके अलावा कि कोई भी दूसरी चीज, जैसे फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के बैलेंस शीट पीएनएल, ठीक है, फ्यूचर के बैलेंस शीट पीएनएल आप बनाते हो, अगले 4-5 साल के बैलेंस शीट पीएनएल आप प्रेडिक्ट करते हो, उसका अगर ऑडिट करवाते हो, ठीक है, तो उसको आपको ऐसे नहीं लगेंगे, SAE लगेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, बिकॉज यू आर ऑडिटिंग अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मतलब अदर देन इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भाई, उसके बाहर फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। जैसे हम पढ़ेंगे, हमने 402 में पढ़ा भी था, अगर आप किसी फ्लो चार्ट का ऑडिट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन का ऑडिट कर रहे हो, दैट इज नॉट हिस्टोरिकल, दैट इज अदर देन हिस्टोरिकल, उसको भी SAE लगेगा। 3 स्टैंडर्ड इसमें आते हैं, 3400, 3402 और 3420। तीनों के तीनों बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इनिशियली चार्ट अकाउंट का रोल था कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना, बैलेंस शीट पीएनएल का ऑडिट करना। मॉडर्न फाइनेंस में जो बैंकर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो लोग एक डिमांड करने लगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब, ठीक है, प्रेडिक्टेड इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी ऑफ द फ्यूचर विच इज कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ अजम्पशंस। फ्यूचर में कैसी कंडीशंस होंगी, कैसे इवेंट्स होंगे, मैनेजमेंट क्या करने वाला है, इसको ध्यान में रख के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसे चीजों की डिमांड आएगी और लोग उस पर रिपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। अब अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब कोई किसी भी चीज के ऊपर रिपोर्ट देकर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, रिलायबिलिटी के बारे में कमेंट करना। वो हिस्टोरिकल भी हो सकती है, हिस्टोरिकल भी हो सकती है और अदर भी हो सकती है। अब प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन में देख लिया, अगर आप फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाले, क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या इवेंट रहेंगे, क्या मैनेजमेंट एक्शन रहेंगे, उसका आप अंदाजा लगाते हो, उसकी अजम्पशंस आप अजम्पशन तैयार करते हो और उसके बेसिस पे फ्यूचर के बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हो, तो वो फ्यूचर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हो, तो वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। इसका ऑडिट करने के लिए 3400 में ऑडिटर भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है, ऑडिटर होना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या होगा, समझ में आ गया। प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्टिव, डेफिनेटली फ्यूचर में क्या होने वाला है लोगों का अंदाजा चेंज हो सकता है और जजमेंट लगता है इसमें बहुत ज्यादा। 2 तरह के प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, एक होता है फोरकास्ट और एक होता है प्रोजेक्शन। जब फोरकास्ट और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, आप पूरा हिस्टोरिकल डेटा कंसीडर करते हो, प्रेजेंट सर्कमस्टांस कंसीडर करते हो, फ्यूचर रिसर्च, इंडस्ट्री का सब कुछ कंसीडर करके फ्यूचर क्या कंडीशन हो सकती है, फ्यूचर क्या इवेंट हो सकते हैं, फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन क्या हो सकता है, इसके बेस पे आप बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन बनाते हो। वो अजम्पशन के बेस पे जब आप PFI बनाते हो उसको बोलते हैं फोरकास्ट। तो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन के बेस पे जो बनाते हो फोरकास्ट। लेकिन जब आपको अलग अलग चीजों का एनालिसिस करना है, व्हाट इफ सिनेरियो, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, और किसी ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है, लोन लिया तो क्या होगा, फैक्ट्री डाली तो क्या हुआ, बिजनेस शुरू किया तो क्या हुआ, शॉप शुरू की तो क्या होगा, आप ऐसे हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेते हो। नॉट नेसेसरीली कि ऐसी कंडीशन फ्यूचर में होगी, ऐसे इवेंट्स आएंगे, ऐसे मैनेजमेंट एक्शन लेगा, जरूरी नहीं है। फिर भी वो लेकर उसके बेसिस पे जब आप PFI बनाते हो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। इवैल्यूएशन के लिए बहुत जरूरी होता है, दैट इज प्रोजेक्शन। तो दोनों में फर्क है, एक में बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन होते हैं और एक के अंदर आपके हाइपोथेटिकल अजम्पशन, उसका मिक्सचर होता है। प्रोजेक्शन फॉर ग्रोथ, अलग अलग ऑप्शन में क्या ग्रोथ है उसके लिए प्रोजेक्शन बना सकते हैं। इक्विटी रिसर्च, इक्विटी इन्वेस्टर्स को फ्यूचर का अंदाजा देना है, कैसा हो सकता है उनका पैसा अगर मिल गया तो उसके लिए बना सकते हैं। बैंक को समझाने के लिए कि तुम्हारा पैसा मिल गया, असिस्टेंस मिल गया तो कैसा रहेगा, उसके लिए भी बना सकते हैं प्रोजेक्शन। क्या चेक करना होता है भाई, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट हमको बताता है कि असाइनमेंट कैसे एक्सेप्ट करना, कैसे प्लान करना, कैसे एग्जीक्यूट करना एंड सो ऑन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग के बारे में समझाता है। अगर आप फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को नरेटिव फॉर्म में लिखेंगे, नरेटिव फॉर्म में जनरल फॉर्म में अगर आप बताएंगे, नरेटिव फॉर्म में जनरल फॉर्म में
जनरल फॉर्म में अगर आप इसको बनाएंगे ना, ठीक है, तो 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 ऐसे केस में, ठीक है, देन इन दैट केस ये ऐसे ही उसको नहीं लगता, ये ऐसे ही नहीं बताता इनकी चेकिंग कैसे करना, खुद का दिमाग लगा करना पड़ेगा। यहाँ के कुछ प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, बट ये ऐसे ही नहीं लगता। इसके अलावा बाकी स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग का नॉलेज है वो बिल्कुल यूज करके लगा सकते हो। बार बार वर्ड यूज ऑडिटर किया, लेकिन चेकिंग कोई भी करता है। अगर हम पीएफआई के नेचर की बात करें, तो इसका जो नेचर है ये फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है, फ्यूचर के बारे में जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, हुआ नहीं है, जैसा हम सोचे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, अजम्पशन, फ्यूचर के बारे में जो हुआ नहीं है, ये फर्क है। हिस्टोरिकल से कंपेयर करें तो अजम्पशन बेस्ड है, ये फर्क है। जो एविडेंस होता है अजम्पशन का वो अलग है, रेगुलर ऑडिट में एविडेंस अलग होता है, यहाँ पे एविडेंस अलग है। यहाँ पे हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस, आप एक तो मॉडरेट अश्योरेंस से चलते हैं हम लोग, सभी असाइनमेंट में मॉडरेट अश्योरेंस से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, खुद की अश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, ओपिनियन हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हमको कंक्लूजन सुनाने पड़ते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से। जिम्मेदारी किसकी? ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, बनाने के बाद में उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना किसके है, कौन से पीरियड के क्या है, उसके डिस्क्लोज देना उनकी जिम्मेदारी, नोट्स टू अकाउंट में उसका बेसिस कैसे कैलकुलेशन किए गए वो बताना, और अजम्पशंस की लिस्ट देना, ये उनकी जिम्मेदारी। भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? बहुत सिंपल है। पहला तो अजम्पशंस को इवैल्यूएट करना, देखेंगे हम लोग उसको डिटेल में। अजम्पशंस, मैनेजमेंट अजम्पशंस को चेक करना। अजम्पशंस के बाद में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो रहती है हिस्टोरिकल की और प्रोस्पेक्टिव की, उसमें कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। भाई बनाने के लिए अजम्पशंस अच्छे हैं ना, कंसिस्टेंसी है ना, फिर जो बना रहे हैं उसको प्रॉपर अप्लाई करके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही तरीके से बना रहे ना, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स का तगड़ा है ना। अजम्पशंस को हम कैसे चेक करते हैं? अगर बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है तो हम चेक करते हैं कि कहीं वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही जिसको देखकर ऐसा लगे कि वो अनरीजनेबल है। मतलब हमको चेक करना वो रीजनेबल है ना, रियलिस्टिक है ना, भरोसेमंद है ना, हिस्टोरिकल डेटा, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, रिसर्च रिपोर्ट, इन सबसे चेक करते कि भाई रियलिस्टिक है ना, सेल्स की ग्रोथ, एक्सपेंसेस, रेशियोज रियलिस्टिक लग रहा है ना, ठीक है। हाइपोथेटिकल अजम्पशन में अगर फिर हम लोग बात करते हैं हाइपोथेटिकल अजम्पशन की, हाइपोथेटिकल अजम्पशन का रियलिस्टिकनेस हम चेक ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट। हमको चेक करना पड़ता है पर्पस के साथ कंसिस्टेंट है ना, कि जो भी पर्पस है, भाई नया प्लांट लगाया तो क्या होगा, लोन लिया तो क्या होगा, एक्सपोर्ट शुरू किया तो क्या होगा, नया स्टोर ओपन किया तो क्या होगा, ये जो भी ऑब्जेक्टिव है इसके अजम्पशंस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब एक जो हाइपोथेटिकल अजम्पशन है उसके से और बहुत सारी चीजें ट्रिगर होती है। प्लांट के लिए लोन लेना पड़ेगा, जमीन लेनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन, टैक्स हॉलिडे, वो सारे अजम्पशंस बराबर लिए ना। और एक ही हाइपोथेटिकल अजम्पशन लो, तीन चार मत लो, पर्पस डिफीट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट लेने से क्या होगा, प्लांट के बारे में सोचो, इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाएगा, वो भी घुसेड़ दिया उसके अंदर, नई कंपटीशन आ गई, वो भी घुसेड़ दिया, टेक्नोलॉजिकल चेंज का क्या इफेक्ट होगा, वो भी घुसेड़, अरे सारी बहुत सारी चीजें मत डालो उसके अंदर, डोंट डू दैट। तो 3400 में अगर असाइनमेंट आपको ऑफर करता है तो आपने कौन सी चीजों को देखना चाहिए? सबसे पहले कौन से फैक्टर्स आपने देखने चाहिए? तो अर्बन डेन फैक्टर्स। यू स्टैंड फॉर यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लोगों को गारंटी देने के लिए यूज कर रहे हैं, गलत बात है यार। एक तो इतना एस्टिमेटेड अमाउंट है, पूरा का पूरा फ्यूचर का एस्टिमेट है, किसको मालूम क्या होगा, गलत बात, मत करो ऐसा असाइनमेंट एक्सेप्ट। देन डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक एट लार्ज, बहुत सारे लाखों लोगों को भेजने वाले, करोड़ों लोगों को भेजने वाले ये, और लोगों को सपने दिखाने वाले, नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा काम मत करो। एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई बहुत सारी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भर दी है जिनको हमको, जिसकी हवा ही नहीं है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम कैसे चेक करेंगे, हमको आता ही नहीं है। फिर साथ में पीरियड इन्वॉल्व भी है, भाई 100 साल के पीएफआई बना रहे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्लीज डोंट एक्सेप्ट। नेचर ऑफ अजम्पशंस एकदम वाहियात, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है, अनरियलिस्टिक अनरीजनेबल अजम्पशंस है, एकदम कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे अजम्पशंस है, डोंट एक्सेप्ट। ऐसे फालतू काम एक्सेप्ट मत करो सब जो झूठ के ऊपर आधारित है। फिर उसके बाद अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, एक्सेप्ट ही मत करो, एक्सेप्ट करने के बाद पता चलता है विड्रॉ मार दो। पूरी स्कीम के अंदर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे कितना डिपेंडेंस है, भाई इनका पूरा हिस्टोरिकल डेटा बहुत यूज करने वाले हैं, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा तो अवेलेबल नहीं है, स्टार्टअप है ये, या फिर हिस्टोरिकल तो कुछ और ही धंधा करते थे, या फिर एमैल्गमेशन मर्जर हो गया। अगर हिस्टोरिकल डेटा पे बहुत डिपेंडेंस है और हिस्टोरिकल डेटा अच्छा है नहीं, यूजफुल है नहीं, भाई डोंट एक्सेप्ट, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन जो अभी तक डिस्कस की हमने, मोटा मोटी फैक्टर्स, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है आपके पास में अच्छी अवेलेबल, फिर आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन करके असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। चीजें होनी चाहिए लेकिन वैसी।
एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे? एसबी जैन मेड टेक्नोलॉजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एसबी जैन है भाई, इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। एस स्टैंड फॉर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो अजम्पशंस डिटरमाइन करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए कहां से इंफॉर्मेशन ली है, वो आपको देखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स जो है इस पर डिपेंड करेगा। जितनी आप बाहर से ज्यादा इंफॉर्मेशन लिए तो बाहर से आपको इंफॉर्मेशन के सोर्सेस देने पड़ेंगे उसको चेक करने के लिए। इंटरनल अगर इंफॉर्मेशन बहुत सही तो इंटरनल सोर्सेस रहेंगे। बाकी अगर इंटरनल सोर्सेस बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको चेक करने के लिए। तो भाई नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर किस पे डिपेंड करता है? अगर सोर्सेस बहुत ज्यादा इंटरनल है तो इनको चेक करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेस लगे कंफर्म करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा एनटी। बिजनेस इतना स्टेबल नहीं है, अरे बिजनेस इतना स्टेबल नहीं है तो हम उनके बिजनेस के टर्नओवर्स, उसके एवरेज पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। एनटी को हमको नेचर, टाइम, एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। एसबी जैन। जे स्टैंड फॉर जजमेंट। जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, डेटा कम है और जजमेंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। बाप रे, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाना पड़ेगा। टीम का एक्सपीरियंस कम है, एंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस बहुत कम है, अरे एनटी को फिर बढ़ाना पड़ेगा। प्रीवियस एंगेजमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं हमारे पास में, एकदम नया असाइनमेंट है हमारे लिए, एनटी को बढ़ाना पड़ेगा। मैनेजमेंट इतना नॉलेजेबल नहीं है, गधा मैनेजमेंट है, एनटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, गलती होने के चांसेस लग रहे हैं, लाइक्लीहुड आपको लग रहा है, एनटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि एंड नेचर, टाइम, एक्सटेंट को बढ़ाना पड़े या कम करना पड़े, ये हम लोगों ने देख लिया, उसका शॉर्टकट भी है। देन तो पहले एग्जामिनेशन प्रोसीजर, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हमको क्या चीजें चेक करनी है? तो भाई ऐसा है कि हमको तो अजम्पशन चेक करना है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर में अजम्पशन चेक करना है। अगर आपके फोरकास्ट है तो जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है उसको हिस्टोरिकल डेटा, इंडस्ट्री डेटा, इन सब से हमको, इंडस्ट्री पब्लिकेशन, अदर कंपनीज, बजट्स, इन सब से हमको एविडेंस चाहिए। सबसे हम उसको मैच करेंगे कि भाई ये रियलिस्टिक लग रहा है ना, सही में ऐसा होने वाला है ना। हाइपोथेटिकल अजम्पशंस जो रहते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस को तो हम चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो ऐसे भी हाइपोथेटिकल है, ऐसे भी हाइपोथेटिकल है, ऐसे भी अनरियलिस्टिक है, उसको चेक हम कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि भाई पर्पस से मैच होता है ना, आपने जो पर्पस के लिए कर रहे हैं, इज इट कंसिस्टेंट विद द पर्पस। प्लांट लगाए तो क्या होगा, तो बस वही हाइपोथेटिकल प्लांट लगाने से क्या होगा, बस उतनी अजम्पशन आने चाहिए, उसके अलावा बाकी हाइपोथेटिकल अजम्पशन नहीं जोड़ने चाहिए जबरदस्ती की, नहीं तो वो एनालिसिस ही नहीं हो पाएगा। तो उसका आप ख्याल रखिए। फिर उसकी लगने वाले जितने भी अजम्पशन है, उसके लगने वाला इन्वेस्टमेंट, उसके लिए लगने वाला लोन, वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात करें तो धरना, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात करें तो धरना पॉइंट्स है, उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर होना चाहिए। डी फॉर डेट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कब बना, ये डेट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही डेट डालना, प्रॉपर डेट डालना, कब बना, ताकि लोगों को पता रहे कब तक की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके ये बना हुआ है। एच स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो पॉलिसी है और पीएफआई की पॉलिसी मैच होनी चाहिए। अगर शिफ्ट है तो जस्टिफाइड होना चाहिए, क्यों है नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ पॉलिसी बदल बदल के फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ा दिए। ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, एक्सपेंस की, एसेट वैल्यूएशन की, वो अच्छे से डिस्क्लोज होना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में। रेंज, अगर आपने कुछ बातें रेंज में बताई है, मिनिमम मैक्सिमम, तो आपने कैसे निकाला मिनिमम मैक्सिमम, क्लियरली बताना चाहिए। बिना मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकाला, ऐसा तो नहीं है जो मिनिमम है वही रियलिस्टिक है, मैक्सिमम तो सिर्फ ऐसे ही निकाल के रखा हुआ है। इम्पार्शियल होके आपको रेंज का बेसिस कैसे निकाला वो आपको बताना चाहिए। जो भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। 5 साल के प्रॉफिट आपने ऐड करके बता दिया, अगर 5 साल के प्रॉफिट आप ऐड करके बता दोगे तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मत करिए। अजम्पशंस को अच्छे से डिस्क्लोज करना है, धरना, ठीक है, अच्छे से डिस्क्लोज करना है। कितने बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है, कितने हाइपोथेटिकल है, वो साफ साफ लिखना पड़ेगा। आपका टाइटल आएगा कि भाई प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइटल आना चाहिए। एड्रेसी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए है, ऑडिट कमिटी के लिए है, मैनेजिंग डायरेक्टर के जिनके लिए भी है एड्रेसी। आइडेंटिफिकेशन, कौन से कंपनी के प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या क्या कवर्ड है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कितने साल का कवर्ड है, वो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। साफ साफ बोलना चाहिए कि बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और
क्यों बना रहे, ये क्यों बना रहे, किसके लिए बना रहे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, वो भी एकदम क्लैरिफाई करो। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ऑडिटर को ऑडिट करना है ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एसआरई 3400 के हिसाब से। एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स के बारे में बताइए कि हमने टेस्ट बेसिस पे हम चेकिंग करते हैं। टेस्ट हम सब कुछ चेक करना पॉसिटिव टेस्ट, उसमें भी अजम्पशंस को हम लोग चेक कर, सिर्फ अजम्पशंस को चेक करते हैं, अजम्पशंस को बराबर अप्लाई किया ना कैलकुलेशन में, वो चेक करते हैं। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। हम निगेटिव तरीके से असर्शन हम लोग कमेंट करते हैं कि जितनी भी चेकिंग की उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर ऐसा लगता हो कि अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हो, ठीक है, रीजनेबल ना हो, ऐसा नहीं लगता हम लोग। वो भी बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन भी हम लोग रिपोर्ट देते हैं। हाइपोथेटिकल अजम्पशन के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं, कैसे बोलेंगे, है ही हाइपोथेटिकल। फिर अजम्पशंस को बराबर अप्लाई किया ना, उसको बराबर अप्लाई किया ना, अपने हिस्टोरिक अप्लाई किया ना उसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे, और उससे कैलकुलेशन करके आपके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई ना, कैलकुलेशन बराबर किया ना, अप्लाई बराबर किया ना। फिर लोगों को डराते हैं। हो सकता है कि हम सभी अजम्पशंस ट्रू हो जाए, फिर भी हम लोग जो रिजल्ट्स बोल रहे हैं वो अचीव ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है दूसरे अनएक्सपेक्टेड जो हमने चीजें सोची नहीं थी वैसी चीजें हो जाए। सिग्नेचर डेट प्लेस, और बातें लिखनी पड़ेगी। पारुल वोरा मेड द रिपोर्ट, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई हो, और बातें लिखनी पड़ेगी। अगर प्रोजेक्शन यूज कर रहे हो, तो लोगों को बताना पड़ेगा हाइपोथेटिकल अजम्पशंस क्या होते हैं। हाइपोथेटिकल अजम्पशन मतलब नॉट नेसेसरी दे विल हैपन, अपने आप में वो हाइपोथेटिकल है, ऐसी चीजें हो सकता है हो ही नहीं, ठीक है। नॉट नेसेसरी प्रेडिक्टेड ट्रांसपायर होना जरूरी नहीं है, और इसीलिए लोग केयरफुल रहे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसको कंसिडर करके ना चले। जिस पर्पस के लिए उसके लिए यूज होने दो, बाकी लोग यूज ना करें। हो सकता है कि अजम्पशन सही हो भी जाए तो जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, कुछ और चीजें निकल कर आ जाए। द ओपिनियन रिगार्डिंग करेक्टनेस इन लाइन विथ assumption and express an opinion regarding the correctness of prospective data's preparation in line with the assumptions and presentation. डेटा सही ऐसा नहीं बोलते, assumptions रीजनेबल लग रहे, रियलिस्टिक लग रहे, assumptions को लगाकर कैलकुलेशंस बराबर किए गए। we never vouch accuracy of the data, we never vouch accuracy guarantee surety, ना ना ना, assumption अच्छे हैं, assumption को बराबर लगाया, बस assumption के इर्द गिर्द घूमते हम लोग। रेंज अनसर्टेनिटी, भाई जो हम क्लियर कट बोलते हैं, रेंज हमने दी है मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन जरूरी नहीं है चीजें ऐसी हो, चीजें इससे आगे पीछे भी बढ़ सकती है, ठीक है। स्टेट वेदर अनरीजनेबल अजम्पशंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अजम्पशन, एक आध दो अजम्पशन अनरीजनेबल है, अनरियलिस्टिक है, लिखिए ग्राउंड कि भाई एक आध दो ये अजम्पशंस गलत है, जो भी गलत है अजम्पशन आपको बताना चाहिए। नाउ मॉडिफाइड ओपिनियन, आप ऑडिट करने गए लेकिन आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। व्हेन इज रिस्ट्रिक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर, भाई हम सीधा विड्रॉ के बारे में सोच सकते हैं। स्कोप लिमिटेशन है, रोक रहे हैं, ठीक करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई एक तो हम बड़ी मुश्किल से रेडी हुए सब करने के लिए, इतनी डाइसी रिपोर्ट देने के लिए। स्कोप लिमिटेशन, विड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं, डिस्क्लेमर के बारे में सोच सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में तो विड्रॉ, लेटर स्टेज में तो डिस्क्लेमर। वही है भाई, हम कोशिश करेंगे तो नहीं तो फिर हमको करना ही पड़ेगा ऐसा। अनरीजनेबल बेस ऑफ अजम्पशन, जिस तरीके से कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी अप्रोच जो यूज कर रहे हैं रीजनेबल नहीं लग रहा हमको। यहां पर वापस एडवर्स देने का सोच सकते हैं, विड्रॉ करने का सोच सकते हैं। यहां पे अब देखो ये लोग क्वालिफाई करने का नहीं बोल रहे ऐसे, वो लोग या तो विड्रॉ करो या डिस्क्लेमर दो, विड्रॉ करो या एडवर्स दो, भाई जो भी दो एक्सट्रीम दो ताकि लोग उससे दूर रहे वो चीजों से फिर, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में अगर अभी तक के अजम्पशंस में प्रॉब्लम था, सबूत में प्रॉब्लम था, अजम्पशन से प्रॉब्लम था, बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम है, छोटी मोटी चीज गलत है, तो फिर वो बोल रहे ठीक है आप विड्रॉल तो है ही ऑप्शन, क्वालिफाई एडवर्स के बारे में भी सोच सकते। देखो फर्क पड़ गया, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्वालिफिकेशन चलता है, अजम्पशन में नहीं चलता, अजम्पशन में आर पार की लड़ाई खेलते। डॉक्यूमेंटेशन, इतने डॉक्यूमेंट रखो जिसके बेसिस पे तुम लोगों को बोल सको कि भैया मैंने मेरा जो काम किया वो 3400 के हिसाब से किया। 3402 में पहले 402 का एग्जाम्पल आपने रिकॉल कर लेना चाहिए, जो सैलरी प्रोसेसिंग का हमने एग्जाम्पल देखा था। 3402 बना क्यों है, वो इसलिए बना है ताकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर, एसओ ऑडिटर कैसे एग्जामिन करेगा डिस्क्रिप्शन ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उसको चेक करे, कैसे उसको रिपोर्ट देगा, उसके ऊपर है। ये तभी अट्रैक्ट होता है जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी सर्विस दे रहा है यूजर एंटिटी को
जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रेलेवेंट सर्विस देता है यूजर एंटिटी को, और ऐसे केस में यूजर एंटिटी को उसके ऑडिटर को सबूत चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बनता है, और वो उसकी जब चेकिंग होती है तभी 3402 लगता है। बहुत ही एक लिमिटेड सेटअप के अंदर 3402 लगता है, और 3402 की जो रिपोर्ट है मदद करती है 402 का ऑडिट करने के लिए। कब एप्लीकेबल है 3402? व्हेन इज इट एप्लीकेबल? जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन बनाएगा, उसमें असर्ट करेगा अपने सिस्टम के बारे में, तब उसकी चेकिंग के लिए 3402 लगता है। अलग से एक असाइनमेंट बस इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट देना है, किसी के लिए, किसी को भी देना है रिपोर्ट, तब नहीं लगता 3402। अगर सर्विसेज जो दे रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर रेलेवेंट नहीं है टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल में रेलेवेंट अगर नहीं है, वापस 3402 लगता है। 3402 बहुत एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड सेटअप में लगता है। तुमको इंटरनल कंट्रोल्स का सिर्फ चेकिंग करना है, वो तो इंटरनल ऑडिट वाला काम हो गया ना भाई, वो लगा दो, ठीक है। रेलेवेंट नहीं है सर्विसेज, उसको नहीं लगता, सिर्फ रेलेवेंट सर्विस दे रहे तभी अट्रैक्ट होता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ऐसी एंटिटी जो यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को खुद एग्जीक्यूट कर रही है। ऐसी एंटिटी जो यूजर एंटिटी का काम खुद कर रही है, उसके कंट्रोल्स को खुद एग्जीक्यूट कर रही है, उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ऐसी एंटिटी जिसका काम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसको हम लोग यूजर एंटिटी बोलते हैं। अब थोड़ा कंट्रोल दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दो, ठीक है। तो हमने बोला कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है, जिससे जो भी यूजर एंटिटी की प्रोसेसिंग हो सिस्टमैटिकली हो, बिना फ्रॉड एंड एरर के, वो आपका हो गया कंट्रोल दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सारे के सारे कंट्रोल्स रेलेवेंट नहीं होते, सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंपैक्ट डालते, जैसे पेरोल प्रोसेसिंग है, वो रेलेवेंट है। रेलेवेंस है कि नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। रेलेवेंस है कि नहीं, इसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर हम बोलते तो आपके अनरिलेटेड जो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, उसको अचीव करने के लिए जो कंट्रोल्स है वही हमारे कंट्रोल्स हम होते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और कंट्रोल्स है, अनरिलेटेड कंट्रोल्स है, वो सब यहां पे कवर नहीं होते। सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले कंट्रोल्स है, वही कंट्रोल्स हम लोग देखते हैं। यूजर एंटिटी का जो बंदा ऑडिट करता है वो यूजर ऑडिटर है, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी अपॉइंट कर सकती है डिस्क्रिप्शन का ऑडिट करने के लिए। वो उनका खुद का भी ऑडिटर हो सकता है, कोई दूसरा सीए भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। वो जनरली तो उनका ही ऑडिटर होता है, लेकिन वही बंदा जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, उसी से हम लोग चेकिंग कराए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या टारगेट सेट किया सर्विस ऑडिटर के लिए? तेरे को मेहनत करनी है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करना है, ताकि रीजनेबल एश्योरेंस से पता कर सके जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ कंट्रोल दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इज इट अ फेयर डिस्क्रिप्शन। फिर जो इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन है, इज इट अ सुटेबल डिजाइन टू अचीव द पर्पस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके रिजल्ट देख के पता लगाना वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर। टाइप 2 रिपोर्ट में इतना होता है, टाइप 1 रिपोर्ट में सिर्फ फेयरनेस और सुटेबिलिटी पे बात करते हैं। ये पता लगाने के बाद रिपोर्ट में लिख कर देना ये बातें, ये अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है? टाइप 1 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है कंट्रोल दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। वो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि ये डिस्क्रिप्शन एक फेयर डिस्क्रिप्शन है, डिजाइन एक सुटेबल डिजाइन है। अब उस पर रिपोर्ट देते हैं, क्या सही में ये डिस्क्रिप्शन फेयर है, क्या सही में डिजाइन सुटेबल है, क्या जो बातें लिखी गई है बस उसी को चेक करके उस पर ओपिनियन देते हैं। टाइप 2 के अंदर सब सेम बातें आती है, एक एक्स्ट्रा बात आती है आखिरी में, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की। सब सेम है कि भाई इट इज, वो लोग क्लेम करते हैं इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर। हमको चेक करके बताना है इज इट रियली ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर। आपका टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट दोनों देख लिया, एक ही फर्क है, टाइप 2 में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की एक्स्ट्रा बात बोली जाती है। कैसे ऑडिट करना? कस्टमाइज व्हाट्सएप, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंस जरूरी है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को उसके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो प्रोसेसिंग कर रहा है यूजर एंटिटी के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना जरूरी है। क्राइटेरिया, जो बेसिक प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट पे डिस्क्रिप्शन बना है वो सूटेबल होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। आधा अधूरा, इनकम्प्लीट, वाहियात नहीं होना चाहिए, ठीक है। कस्टमाइज फॉर
कौन टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट में आएंगे वो डिटरमाइन कर लो, उनसे रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन करते रहना पड़ता है। वो स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। आपको टाइप 2 रिपोर्ट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। रिजल्ट्स के जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, कितने डेविएशन है बताने पड़ेंगे और फिर बताना पड़ेगा इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। यहां पर भी मर्टिलिटी लेवल तो निकालना पड़ेगा, मर्टिलिटी लेवल को निकालना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा। इंटरनल फंक्शन है तो अच्छे से जाके इंटरनल फंक्शन समझिए, कंपनी के अंदर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, क्या काम करते हैं, हमारे काम की चीज कवर करते क्या, हम जो कंट्रोल्स चेक कर रहे हैं वो कवर करते क्या। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, भाई जिस दिन डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, जिस दिन का डेट है डिस्क्रिप्शन पे, उसके बाद और साइन करने के बीच में जो भी वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसकी एडजस्टिंग की जरूरत है तो उसको एडजस्ट करेंगे। फिर ऑब्टेनिंग एविडेंस रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ, आपको अल्टीमेटली ये जो डिजाइन थे स्टेप्स है उसके लिए एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके लिए एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि भाई ये डिजाइन सही में सूटेबल है कि नहीं, डिजाइन सही में अच्छी है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं, देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन सही में फेयर है कि नहीं, उसका एविडेंस लेना पड़ेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा और उसके अंदर लिखवा कर लेंगे, सर्विस ऑर्डर लिखवा के लेगा कि भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, कुछ भी नहीं छुपाया, पूरी इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड, सबकी बातें बताई है, डिजाइन डिफिशियंसी, जितने भी प्रॉब्लम इश्यूज थे सब बताया, सब्सिक्वेंट इवेंट सब बताया, कुछ भी छुपाया नहीं है सर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सोच समझ के असाइनमेंट एक्सेप्ट करना है, अपने कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी में आता है ना तभी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर चेंज इन टर्म्स है तो सोच समझ के वापस देखना चाहिए कि भाई चेंज इन टर्म्स क्यों है, क्या रीजन है, चेंज इन टर्म क्या रीजन है, जस्टिफाइड है तो ठीक है, नहीं तो आपने ऐसा चेंज इन टर्म को एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। सब स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है। रिपोर्टिंग टाइटल आएगा इंडिपेंडेंट सर्विस ऑडिटर्स अश्योरेंस रिपोर्ट, टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है, किस चीज का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कौन से डेट का है, कौन से पीरियड का है, आइडेंटिफाई करो पूरा, उसमें कौन सी चीजें कवर नहीं की ऑडिटर ने, सिर्फ कौन से कंट्रोल्स कवर किए, कौन से कंट्रोल्स क्यों नहीं कवर किए, कौन से कवर नहीं किए, क्यों नहीं कवर किए, क्लैरिफाई कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, जिनके नाम है, जिसको चेक करना है तो यूजर एंटिटी में जाना पड़ता है, वो भी रेफर करो, ये कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। तो आपका एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्टिविटीज आ गई तो बताओ ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है, वही बता दो। फिर जैसे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बनाना उनकी जिम्मेदारी, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना उनकी जिम्मेदारी, और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना उनकी जिम्मेदारी। मतलब सब बनाओगे भी आप, डिजाइन करके इंप्लीमेंट कंट्रोल्स भी आप ही करोगे, ठीक है, सारी जिम्मेदारी उनकी है भैया। फिर क्राइटेरिया जिसके बेस पर डिस्क्रिप्शन होता है वो भी इंप्लीमेंट करना उनकी जिम्मेदारी। आपका ओपिनियन देना, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में ओपिनियन देना कि भाई फेयर है क्या, सुटेबल है क्या, इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, सिग्नेचर डेट प्लेस, यही इंपॉर्टेंट चीज है सबसे। आखिरी में रिस्ट्रिक्शंस है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो भी बता देना चाहिए। एडिशनल मैटर्स टाइप 2 में आपको और बताना पड़ता है कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किए, रिजल्ट्स क्या, कितने डेविएशंस निकले, ठीक है, वो कितने डेविएशन, वो आपको डेविएशन तो बताने ही पड़ेंगे, भले ही आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो, रिपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको, डेविएशन बताने ही पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मॉडिफाइड ओपिनियंस की। अगर ऐसा लगता है कि फेयर डिस्क्रिप्शन नहीं है, सुटेबल नहीं है डिजाइन, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो फिर हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारा ओपिनियन। इनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट करिए भाई, तुमने पूरा क्या प्रूव करना है कि तुमने 3402 फॉलो किया, उसके आपसे सिस्टमैटिक काम किया आपने, सारे एविडेंस ऑब्टेन किए, सारे सिग्निफिकेंट मैटर आपको बताने पड़ेंगे। फिर अब ये प्रोस्पेक्टिव आपके प्रो फार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बहुत सिंपल। प्रो फार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया था। 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है और फ्लिपकार्ट आईपीओ ला रहा है। 15 अप्रैल को उन्होंने मीशो को खरीदा, बहुत बड़ा एक्विजिशन किया। मीशो का सपोज रेवेन्यू एसेट्स वगैरह 20% के ऊपर है, 25%, बहुत बड़ा एक्विजिशन किया। और 30 अप्रैल को प्रोस्पेक्टस आ रहा है। तो सेबी के आईसीडीआर जो रेगुलेशंस है और एक गाइडेंस नोटिस ये इंस्टीट्यूट ने इशू किया, वो बोलता है कि भाई आपको ये जितना बड़ा जो
एक्वेशन उसका इंपैक्ट समझाना पड़ेगा। बोले कैसे? तो आपको हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेना पड़ेगा। आपको हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो भी एक्वीशन, मर्जर, डीमर्जर जो भी हुआ है, बाइंग सेलिंग, ये इवेंट, ठीक है, 1 तारीख से हुआ, 1 अप्रैल से, साल की शुरुआत से हुआ है, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा और ऐसा अज्यूम करने के बाद दोनों एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करके बताना पड़ेगा। मर्ज करके आपको बताना पड़ेगा ऐसे, कंपनी एक्स का डेटा, फिर कंपनी वाई का डेटा, फिर बीच में प्रोफार्मा एडजस्टमेंट, दोनों के गैप अलग है उसका एडजस्टमेंट, एक्विजिशन में गुडविल, कैपिटल रिजर्व, इंटर कंपनी जो भी एडजस्ट होगा वो, खरीदने के लिए आपने डिबेंचर शेयर इशू किया उसका इफेक्ट, पूरा प्रो एडजस्टमेंट्स, फिर आपको प्रोफार्मा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका प्रोफार्मा बनता है। ये रियलिस्टिक नहीं है, ये किसी भी एंगल से रियलिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है, सिर्फ एनालिसिस के लिए कि दोनों साथ में मिलके अगर काम करते तो साल कैसा दिखेगा, साल कैसा नजर आएगा। जब ये प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के लिए बनता है तभी 3420 लगता है। तो अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोफार्मा इंफॉर्मेशन है तो उसका ऑडिट कैसे करना, उसकी जिम्मेदारी ऐसे ऑडिट कैसे करना, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, रिपोर्ट कैसे बनाना, ये 3420 में दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस में अगर डाल रहे हो तभी 3420 लगता है। तो आप जब हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेते हो और उसके बेसिस पे दो कंपनियों के डेटा को ऐड करते हो, उसमें प्रोफार्मा एडजस्टमेंट करते हो, उसके बाद जो आपको मिलता है वो है प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस में इसको बताया जाता है। बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स भी आता है। पर्पस सिर्फ कंबाइंड कैसे दिखेगी एंटिटी वो लोगों को बताना है, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये चेक करना कि ये एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया है क्या, पता लगाना और रिपोर्ट देना। कंपाइलेशन करना रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है उनकी जिम्मेदारी है, प्रोफार्मा फाइनेंशियल को कंपाइन करना। स्टेप सिंपल है, आप आइडेंटिफाई करो सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन। जो बाजू में कॉलम था एक्स और वाई के, मैंने बताया था आपको, वो अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन। पहले अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन का सोर्स आइडेंटिफाई करो जहां से वो आएगा। आप कितने तरह के एडजस्टमेंट्स करोगे, प्रोफार्मा एडजस्टमेंट वो तय करो। और फिर फाइनली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बहुत अच्छा दो, लोगों के मन में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करना नहीं है, उसके कंपाइलेशन पे रिपोर्ट देना है। जो बड़े बड़े प्रोफार्मा एडजस्टमेंट्स है उसका प्रेजेंटेशन बराबर ना, उस पर रिपोर्ट देना है। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? पहले असाइनमेंट एक्सेप्ट करना होगा, फिर प्लान एंड परफॉर्म करना होगा, फिर आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा, फिर ओपिनियन बनाना होगा और फिर रिपोर्ट बनाकर देना होगा। 5 स्टेप्स है। अब एक्सेप्ट करते वक्त कौन सी बातें, एक्सेप्ट करने से पहले देख लो भाई, समझ लो खुद के पास कॉम्पिटेंस है क्या इस तरह काम करने का, इतने बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करने का, प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ काम करने का कॉम्पिटेंस है क्या, वो सोच लो। ठीक है, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या, क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है ना, लॉ किसी इंस्टीट्यूट ने इशू किया हुआ है, क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है ना, वो देख लो। ठीक है, तो आप कॉम्पिटेंट हो, बहुत बढ़िया, क्राइटेरिया सुटेबल है, किसी तरीके से मिसलीडिंग तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब ये बेसिक कुछ बातें हो जाए, फिर उसके बाद में आपके जो सोर्स इंफॉर्मेशन है, कहीं वो मॉडिफाइड तो नहीं है, बहुत सी बार ऐसा लिखा होता है सोर्स इंफॉर्मेशन मॉडिफाइड हो तो प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। एक तो ऐसे भी हाइपोथेटिकल बना रहे, हाइपोथेटिकल में भी बेस गलत ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्लानिंग जब कर रहे हो, ऐसी चीजें अगर आपको दिखे गड़बड़ है तो आपने एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। चीजें ऑडिटेड नहीं है, रिव्यूड नहीं है, सोर्स इंफॉर्मेशन ऑडिटेड रिव्यू नहीं है और उसको एग्जामिन करने के लिए कोई डेटा भी नहीं है, स्टार्टअप है, बहुत ही गलत तरीके से मेंटेन्ड चीजें नहीं करना चाहिए। अग्रीमेंट चाहिए, प्रोफार्मा आप बनाओगे, उसके सारे डिस्क्लोजर्स आप दोगे, पूरी इंफॉर्मेशन दोगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने से पहले मोटा मोटी ये बातें समझ लेनी चाहिए, खुद के पास कॉम्पिटेंस है क्या, क्राइटेरिया किस तरह का है, ठीक है, सोर्स इंफॉर्मेशन में कितनी गड़बड़ियां है, कितनी गलतियां है, और अग्रीमेंट बना के देने को तैयार है क्या। अग्रीमेंट में स्टैंडर्ड चीजें। प्लानिंग परफॉर्मिंग की अगर बात करें तो वापस क्राइटेरिया सुटेबल है, मटेरियलिटी, अब आपके दिमाग में वो पूरा आना चाहिए, उसका ढांचा। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, तो पहले बेसिक्स होते हैं हमेशा, फिर कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है। सोर्स के बारे में बात करो, सोर्स आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से मिलेंगे, नॉन ऑडिटेड है तो आप उसको कैसे चेक करोगे,
बराबर एक्सट्रैक्ट करके कॉलम्स में डाला है ना डेटा, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट है ना, तीन तरह के अलग अलग एडजस्टमेंट्स है, तीन तरह के अलग अलग एडजस्टमेंट्स है, तो वो एडजस्टमेंट्स बराबर है ना, वो अपने को वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आपके हार्मोनाइजेशन के इफेक्ट, एक्विजिशन की वजह से इफेक्ट, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन इफेक्ट, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेमवर्क के कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, इवेंट की वजह से कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके फाइनेंस के लेकर ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो बराबर है ना, प्रेजेंटेशन बराबर है ना चीजों का, और प्रोस्पेक्टस में और भी इंफॉर्मेशन होगी, पढ़ लो, कहीं पे इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सारे एडजस्टमेंट्स किए गए, कुछ भी छुपाया नहीं, सब बराबर है, क्राइटेरिया फॉलो किया, ऐसा दिक्कत हो, सब बराबर होगा तो अगर सब क्राइटेरिया के हिसाब से अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन, अगर कभी कभी लॉ बोलता है भाई मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन मत दो, ऐसे केस में मैनेजमेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे ठीक कर दे बेटा, नहीं तो विड्रॉ करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, ठीक है। अगर मैनेजमेंट लॉ रेगुलेशन कुछ प्रोहिबिट नहीं कर रहा तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो, यू कैन गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, कितनी गलती है, क्या गलती है, क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए किसी नोट को हाईलाइट करना जरूरी है, ईएमपी डाल करके नोट का रेफरेंस देके उसको हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। फिर आपका टाइटल आएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टाइटल आएगा, टाइटल के बाद में एड्रेस ही किसके लिए बन रहा है, इंट्रो में प्रोफार्मा इंफॉर्मेशन, कौन से कंपनी का डेटा इसमें, कौन से कंपनी डेटा ऐड किया है, कितने साल का डेटा ऐड किया है, क्या क्राइटेरिया यूज किया है, फिर रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने बनाया उनकी जिम्मेदारी, जो चेक कर रहा है प्रैक्टिशनर उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। नो भाई जो भी है, हम प्रोफार्मा पे रिपोर्ट दे रहे हैं, जो अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन है उसके उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, उसके ऊपर अपडेटेड रिपोर्ट नहीं दे रहे, ठीक है, अपडेट रिपोर्ट्स नहीं है उसके ऊपर। ये ऑडिट और रिव्यू मत मानना भैया, हमने कोई चेकिंग ही नहीं की इतनी डेप्थ, उसको ऑडिट रिव्यू नहीं मानना, एक्चुअल आउटकम पे हम कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई सोर्स बराबर था ना, प्रोफार्मा एडजस्टमेंट्स बराबर है ना, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर है ना, जो रिजल्टेड निकल रहा है वो तो हाइपोथेटिकल है, उस पर कैसे बोल सकते हैं इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इट इज गिविंग नो व्यू एट ऑल। जो काम किया 3420 के हिसाब से किया, ठीक है, कि भाई फिर अब रीजनेबल अश्योरेंस देने वाले हैं, मेहनत करने के बाद में विल गोइंग टू गिव रीजनेबल अश्योरेंस, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस पॉसिबल। हर जगह पे प्रैक्टिशनर जजमेंट लेकर चला है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन चेक किया सही है, ओपिनियन में हमको बताना है कि क्राइटेरिया के हिसाब से चीजें बनी है क्या, सिग्नेचर डेट प्लेस, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा रखो कि लोगों को प्रूव कर सके 3420 के हिसाब से काम हुआ है।